गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 31 मई और 31 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखे जाते हैं और ये जो करंट अफेयर की वीडियोस बन रही है ये आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या फिर एसएससी, सीएचएसएल में भी आपकी मदद करेगी। तो इसलिए करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं और आज की वीडियो आपके लिए इसलिए खास बनती है कि आज की वीडियो में हम 4 राज्यों के करंट अफेयर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जितने पुराने करंट अफेयर हैं इंपॉर्टेंट वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखें। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में करंट अफेयर के कंपलसरी बनने के चांसेस हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ शेयरिंग करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। सबसे पहले बात करें कोरोना ग्राफ की, तो कोरोना ग्राफ में अभी तक अमेरिका सबसे ऊपर बना हुआ है। लगभग 18 लाख लोग पॉजिटिव केसेस बन चुके हैं, 1,05,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बात करें ब्राज़ील की, तो जिस हिसाब से अमेरिका सबसे ऊपर बना हुआ था और जिस हिसाब से उसकी रफ्तार थी, ब्राज़ील की रफ्तार भी उसी हिसाब से है। 28,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडिया का स्थान आपको याद रखना है, इंडिया का स्थान 9वां है। अभी तक इंडिया में 5,000 का आंकड़ा मौत का कंप्लीट हो चुका है। 5100 लोगों से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं इंडिया में, इसलिए अभी भी आपको लॉकडाउन का पालन करना है। वैसे आपको पता है, चल ही गया होगा कि लॉकडाउन 5.0 कुछ दिशा निर्देश के साथ खोला गया है, जिसमें चरणबद्ध तरीके से आपके जो लॉकडाउन के फेजेज हैं उसको खोले जाएंगे। 8 जून से क्या होगा, जो मंदिर हैं, मस्जिद है या जितने भी धार्मिक प्लेसेस हैं वो खुल जाएंगे। और दूसरे चरण में क्या होगा, शॉपिंग मॉल्स ये सब खुलेंगे। और तीसरे चरण में यानी कि जुलाई के पास जो चरण होगा 1 जुलाई के समथिंग, उसमें आपके स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स ये सारे के सारे खुल जाएंगे। और कल से हम क्या करेंगे, जैसे ही आप सुबह उठेंगे आपको करंट अफेयर की वीडियो अपलोड मिलेगी। कोशिश करा करें कि आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके सर्च किया करें, क्योंकि पर्टिकुलर एक पर्सन को व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो भेजना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए आप कोशिश किया करें कि यूट्यूब पे आपके जैसे यूट्यूब ओपन करेंगे आपको सबसे ऊपर करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी, तो आप वहीं से पढ़ने की कोशिश किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज 4 राज्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब वो राज्य इसलिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आपको पता होगा कि जीके 2 टाइप की होती है। एक होती है डायनेमिक जीके, जिसमें करंट अफेयर का सेक्शन आता है जो हर दिन बदलती है। एक होती है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्या होती है, जैसे ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, तो वो 50 साल पहले भी शाहजहां का ही नाम आएगा, 50 साल बाद भी शाहजहां का ही नाम आएगा। तो हम स्टैटिक जीके और डायनेमिक जीके दोनों कवर करेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड के रूप में विकसित करने का फैसला किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखें। तो ये ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल रोड बनाने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ऑप्शन सी इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हर्बल रोड क्या होती है, तो आपको पता होगा ये हमारी जैसे सड़क है, इसके चारों तरफ क्या होती है, पेड़ लगाए जाते हैं और इसके बीच में भी पेड़ लगाए जाते हैं। तो अब यूपी सरकार ने क्या फैसला किया है कि इनके चारों तरफ हम क्या करेंगे, औषधीय पौधे लगाएंगे। अब औषधीय पौधे कौन कौन से होते हैं, तो औषधीय पौधे होते हैं आंवला के, नीम के, और इस हिसाब से जो पौधे हैं जो औषधि में काम आएंगे। फिर क्या होगा, उनका संरक्षण भी किया जाएगा। जो लोग बाग हैं वो उन पेड़ों को क्षति पहुंचाएंगे तो उसका भी जुर्माना तय किया जाएगा। तो ये किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश, कोरोना वायरस के अगर क्वेश्चन बनेगा तो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन बनना भी कंपलसरी है। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा योजनाएं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 राज्यों ने स्टार्ट करी हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है गोविंद माथुर। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। साथ ही साथ योजनाओं के बारे में बात करें उत्तर प्रदेश की, तो योजनाएं भी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश की।
अब बात करें उत्तर प्रदेश की योजनाओं की, तो सबसे ज़्यादा योजनाएं अगर किसी राज्य ने बनाई हैं तो वो योजना है उत्तर प्रदेश की। स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ याद रखें माइंड में सबसे पहले कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। कितनी है? लगभग 22 करोड़ से ज़्यादा है। अब 22 करोड़ से ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर भी किसके हैं? उत्तर प्रदेश के और बिहार के। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए स्टार्टअप फंड की स्थापना किसने करी थी? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला। दूसरा, प्रवासी राहत मित्र ऐप किसने स्टार्ट किया? प्रवासी राहत मित्र ऐप स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तीसरा, जियोटेक कम्युनिटी किचन किसने स्टार्ट किया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आभासी कोर्ट, आपको पता होगा जो तबलीगी जमात के पकड़े गए हैं उनको एनएसए के तहत पकड़ा गया है, रासुका लगाई गई है उनके ऊपर, तो उनको हैंड टू हैंड फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा देने के लिए आभासी कोर्ट यानी कि जो जज है वो अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर सकता है। उसके बाद पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो वो बना था उत्तर प्रदेश। उसके बाद डाक विभाग ने रिकॉर्ड बनाया है, लगभग 2.5 करोड़ लोगों के पास जाकर जो पैसे का वितरण होता है वो स्टार्ट किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जितने ज़िले हैं, प्रत्येक ज़िले में जितने अस्पताल हैं सभी के ऊपर वेंटिलेटर उपलब्ध करवाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो ये है कुछ योजनाएं उत्तर प्रदेश की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है एग्जाम के पर्पज़ से। एक चीज़ आप याद रखें उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स आप याद रखें। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया? अजीत जोगी का निधन हो गया। आपने देखा होगा काफ़ी समय से बीमार थे ये, इनका ऑपरेशन भी किया गया था और ये इनकी डेथ क्यों हुई है तो आपको काफ़ी आश्चर्यजनक लगेगा ये सुनकर कि इमली का जो बीज होता है वो इनके गले में फंस गया था खाते हुए, तो उसके कारण इनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद इनकी हालत काफ़ी नाजुक बनी हुई थी और अब इनका निधन हो गया। तो अजीत जोगी जी का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये पूर्व मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ राज्य के। ऑप्शन डी इसका सही होगा, क्योंकि राजनेता और अभिनेता इनके बारे में आप याद रखें। अगर निधन से क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले राजनेता से, उसके बाद अभिनेता से। अगर फिर भी कोई चांसेस रह गए तो लेखक से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले आपको राजनेताओं के नाम याद रखने हैं। जैसे इंपॉर्टेंट कौन कौन है? अजीत जोगी जी इंपॉर्टेंट हो गए। कल हमने डिस्कस किया था बलवीर सिंह सीनियर, हॉकी के मशहूर खिलाड़ी हैं, वो फेमस हो गए। तीसरा इरफान खान जो हैं एक्टर थे, वो उनका निधन हुआ है, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह की जो शख्सियत हैं उनके नाम आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे निधन वाले क्वेश्चन में, तो इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। अब छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? अटल नगर। गलती से भी रायपुर ना कर दें, अटल नगर है छत्तीसगढ़ की राजधानी। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है PR रामचंद्रन मेनन। ये सारा का सारा आपको PDF में मेंशन मिलेगा, PDF से आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान आपको 3 मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक मिलेगा आपको इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा मिलेगा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा मिलेगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और अजीत जोगी जी का नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगर निधन से क्वेश्चन बनेगा तो अजीत जोगी जी से किसी ना किसी शिफ्ट में क्वेश्चन बन सकता है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। हाल ही में 36वें अंतर्राष्ट्रीय खेल 2020 को कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाना था? तो राष्ट्रीय खेल, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय खेल होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल 2020 को कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया। इसका आयोजन होगा गोवा में। गोवा में किया जाना था लेकिन अब इसको स्थगित करके अगले साल कर दिया है। लेकिन इसका आयोजन कहाँ किया जाना होगा? गोवा में ही किया जाना होगा। कब से कब तक होने वाला था ये? इस साल ये होने वाला था 20 अक्टूबर से लेके कब तक?
होना था 4 नवंबर तक, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, स्थगित कर दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखें। अब गोवा की बात हो रही है तो गोवा की राजधानी आपको क्या मिलेगी, पणजी मिलेगी। और गोवा कहाँ मिलेगा मैप में, तो ये अगर आपने भारत का नक्शा देखा है, ये अगर भारत का नक्शा देखा है तो आपको यहाँ पर गोवा मिलेगा। महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र है और इसके जस्ट नीचे क्या है, ये गोवा है। ये बहुत छोटा सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। और गोवा से आपको एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो इसकी राजधानी है पणजी, वो किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो वो बसी हुई है मांडवी नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अब गोवा के कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उसको भी हम साथ के साथ कवर कर लेते हैं। कोरोना मुक्त होने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो गोवा बना था पहला राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो लद्दाख बना था पहला केंद्र शासित प्रदेश जो कोरोना मुक्त राज्य बना था। दूसरा, उपचार किससे हो रहा था कोविड-19 का, एलोपैथी दवाइयों से, जिसको हम सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, इंग्लिश दवाइयाँ बोलते हैं। उसको अगर साइंटिस्ट की भाषा में बोलें तो क्या बोलेंगे, एलोपैथी दवाइयाँ। तो एलोपैथी दवाइयों के साथ आयुर्वेदिक उपचार किस राज्य ने स्टार्ट किया था, तो गोवा राज्य ने स्टार्ट किया था। तो ये हुए कुछ करंट अफेयर के फैक्ट्स गोवा राज्य के। मुख्यमंत्री कौन है गोवा राज्य के, प्रमोद सावंत। और राज्यपाल कौन है, राज्यपाल आपको मिलेंगे सत्यपाल मलिक, जो पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे। गोवा के जो हाई कोर्ट है, गोवा का हाई कोर्ट दमन दीप, दादर व नागर हवेली, इन सब का हाई कोर्ट कहाँ मिलेगा आपको, बॉम्बे हाई कोर्ट मिलेगा। क्योंकि ये छोटे छोटे राज्य हैं, इन राज्यों में हाई कोर्ट खुलना इम्पॉसिबल था, तो इसलिए इन सारे राज्यों का एक हाई कोर्ट किसको बनाया गया है, बॉम्बे हाई कोर्ट को। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो मिलेंगे आपको दीपंकर दत्ता। इनका नाम आप याद रखें, मुख्य न्यायाधीश से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। साथ ही साथ एक चीज़ आप याद रखें, इम्पोर्टेंट क्या है कि गोवा के एक पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे मनोहर पर्रिकर, जो हमारे रक्षा मंत्री भी थे और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। तो वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए भारत के इतिहास में स्वतंत्रता के बाद जितने भी 70-72 साल हैं उसमें ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो आईआईटी कॉलेज से पास आउट हैं, मतलब वो आईआईटी कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो वो है मनोहर पर्रिकर। ये ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो आईआईटी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। हाल ही में आर श्री रेखा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक, या फिर सामान्य भाषा में क्या याद रखते हैं हम, डीजीपी बनी है। तो आर श्री रेखा बनी है केरल राज्य की महिला डीजीपी, और ये ऐसी पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है केरल राज्य की। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब ये कार्यभार किसका संभालेंगी, तो ये कार्यभार संभालेंगी फायर एवं रेस्क्यू सर्विस की डीजीपी बनेंगी ये। जून में इनकी पोस्टिंग होगी, लगभग 15 जून या 16 जून को इनकी पोस्टिंग होगी डीजीपी के पद पर। और कौन से डिपार्टमेंट में, फायर एवं रेस्क्यू सर्विस में। तो ये हुई बात केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक की, जिनका नाम है आर श्री रेखा। अब केरल इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। केरल में आपको क्या मिलेगी, हमने पहले भी डिस्कस किया था, केरल में आपको मिलेगी साइलेंट वैली या फिर मिलेगी शांत घाटी। केरल की शांत घाटी और उत्तराखंड की फूलों की घाटी, सिर्फ 2 घाटियां आपको मिलेंगी पूरे भारत में। तो दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखें। दूसरा, पहला कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस का मरीज कहाँ मिला था, तो वो मिला था केरल में। लेकिन पहला ऐसा मरीज जिसकी मृत्यु हुई थी भारत में, तो वो मिला था कर्नाटक में। दोनों के दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। साथ ही साथ आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया था केरल की सरकार ने, यह भी इंपॉर्टेंट है। केरल की बात करें स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन बनता है कि मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है, तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल राज्य को। सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं केरल राज्य में। एक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में क्या बना था कि जो वास्को डिगामा था वो भारत में कौन से तट पर उतरा था, तो वास्को डिगामा उतरा था कालीकट बंदरगाह पे, और उसको आरआरबी एनटीपीसी में क्या नाम दिया, कप्पड़। केरल में जो कालीकट है वो भी दे सकता है, और कप्पड़ के नाम से दिया था आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। तो दोनों के दोनों आप याद रखें, कप्पड़ के जस्ट आगे कोमा लगा के केरल है, तो आपको केरल याद रखना है, केरल का कालीकट हो या केरल का कप्पड़ हो। तो वास्को डी गामा 1498 में 1498 में कहाँ उतरा था, कालीकट में, केरल में।
इस चीज़ को आप याद रखें। अब केरल की बात है तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल में कौन सी भाषा उपयोग में ली जाती है? तो भाषा होती है मलयालम। मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। इनका नाम आप याद रखें, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये वर्तमान में। वहाँ के जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? एस मणि कुमार। इनका नाम भी आप याद रखें। साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यान, बांध और नदी, पेरियार कहीं भी नाम आ जाए, पेरियार अगर एग्जाम में आपके आता है तो पेरियार कहाँ मिलेगा आपको? पेरियार मिलेगा आपको केरल में, चाहे वो पेरियार नदी हो या वो पेरियार बांध हो या फिर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हो। तो जहाँ भी आपको पेरियार मिले वहीं पर आप केरल को टिक कर दें। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है? सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है केरल राज्य का। सबसे ज़्यादा साक्षरता अनुपात कहाँ है? तो वो भी केरल राज्य का है। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ये है जो पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनेंगी, डीजीपी आर श्री रेखा। हाल ही में विप्रो कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे आप करेक्शन करके अध्यक्ष कर लें, अध्यक्ष नहीं करें यहाँ पे आप कर लें एमडी एंड सीईओ, क्योंकि अध्यक्ष हैं ऋषभ प्रेम जी और वर्तमान में कौन बने हैं? वर्तमान में बने हैं एमडी एंड सीईओ। एमडी एंड सीईओ बने हैं थियरी डेलापोर्ट। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखें। थियरी डेलापोर्ट हैं वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विप्रो का, याद रखें। मल्टीनेशनल कंपनी है विप्रो और साथ ही साथ फेयरनेस के क्षेत्र में भी इसका काम है। और जो अपने घर में अलायंसेस जैसे कि पंखा हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हैं, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है विप्रो में। अध्यक्ष कौन है इसके वर्तमान में? अध्यक्ष है ऋषभ प्रेम जी। ये कौन है? अध्यक्ष हैं। अब आपको कन्फ्यूजन ये हो रहा होगा कि एमडी एंड सीईओ और अध्यक्ष में क्या अंतर है? तो एमडी एंड सीईओ होते हैं मुख्य कार्यकारी निदेशक। आपने हिंदी में सुना होगा मुख्य कार्यकारी निदेशक, उसको बोलते हैं एमडी एंड सीईओ। और अध्यक्ष कौन होते हैं? अध्यक्ष को इंग्लिश में बोलेंगे चेयरपर्सन या फिर चेयरमैन। तो अध्यक्ष हैं ऋषभ प्रेम जी और जो वर्तमान में एमडी एंड सीईओ बने हैं वो बने हैं थियरी डेलापोर्ट। इनका नाम आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और किसने इसकी स्थापना करी थी विप्रो की? तो विप्रो की स्थापना करी थी मोहम्मद प्रेम जी ने। ये संस्थापक हैं इसके। तीनों के तीनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, विप्रो से क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट संगठन है भारत का, मल्टीनेशनल कंपनी है। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में किसने करी थी? मोहम्मद प्रेम जी ने। 19 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखें। एमडी एंड सीईओ कौन है? एमडी एंड सीईओ है थियरी डेलापोर्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आम के किसानों को समर्थन देने हेतु किस राज्य के आम विभाग के साथ समझौता किया है? आपको पता होगा लॉकडाउन की वजह से जितने भी फ्रूट्स हैं वो इतने सस्ते क्यों हैं, उसकी सबसे बड़ी जो बात है उसमें क्या है कि उनका जो अपन भेजते हैं ट्रैवलिंग करके आमों को ट्रकों में, तो उसका आवागमन कम हो रहा है। तो इसके कारण आवागमन कम होने के कारण जितने आम हैं उसकी जो रेट है वो सस्ती हो चुकी है। कोरोना वायरस के डर से मंडियों में कोई जा नहीं रहा है और बाहर के जो फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं उसको परचेज करने में लोगों को डर लग रहा है। तो इसलिए जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनके दाम धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अभी फ्लिपकार्ट ने क्या किया है कि जो आम के किसान हैं उनको समर्थन देने के लिए एक आम विभाग के साथ समझौता किया है। और किस राज्य के आम विभाग के साथ? कर्नाटक के आम विभाग के साथ। आपको पता होगा आम का सीजन है और सबसे बेहतरीन आम किसको बोला जाता है? ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो सबसे बेहतरीन आम बोला जाता है अल्फांसो आम को। अल्फांसो आम को। अब अल्फांसो आम को बोला जाता है तो अल्फांसो के नाम से अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो इसके बारे में आप जान सकते हैं कि वास्को डी गामा जब पुर्तगाली आए थे 1498 में, तो उसके बाद इनका एक गवर्नर बना था अल्फांसो डी अल्बुकुर्क। तो उसने आम की खेती का प्रचलन स्टार्ट किया था। तो अगर क्वेश्चन ये आए एग्जाम में कि आम की खेती का जो उद्गम है या फिर जो जनक है आम की खेती, तो वो कौन थे? तो भारतीय नहीं थे, वो पुर्तगाली थे जिन्होंने आम के अल्फांसो की खेती की थी। भारत में कौन कौन सी किस्म होती है? भारत में होती है दशहरी, लंगड़ा,
लेकिन जो अल्फांसो है इसको किसने इजाद किया था? इसको इजाद किया था पुर्तगालियों ने। तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क जो गवर्नर बन के आया था उसके नाम पर रखा गया था अल्फांसो आम। तो आम का सीजन है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। तो कर्नाटक के आम विभाग के साथ समझौता किया है फ्लिपकार्ट ने। साथ ही साथ एक चीज और आप याद रखें कि कर्नाटक की राजधानी आपको बेंगलुरु मिलेगी, और बेंगलुरु को दूसरा नाम क्या बोला जाता है? बेंगलुरु को दूसरा नाम बोला जाता है सिलिकॉन वैली। आपको पता होगा बेंगलुरु में सर्वाधिक आईटी कंपनीज हैं। तो आईटी कंपनी में सबसे ज़्यादा क्या उपयोग में आता है? सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इसलिए सिलिकॉन के नाम से वहाँ पर क्या नाम पड़ा है बेंगलुरु का? सिलिकॉन वैली। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा, जो कि भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के गठबंधन में है। राज्यपाल कौन है? वजुभाई बाला। और जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवास ओका। और साथ ही साथ करंट अफेयर से रिलेट करेंगे तो करंट अफेयर से रिलेट करने में बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया था कोविड-19 के कारण। उसमें क्या था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को किस तरह से इनेबल करना है या फिर आपको श्वसन क्रिया आपकी किस तरह से अच्छी बनानी है उसके लिए अवेयर किया था बेंगलुरु में प्राणवायु कार्यक्रम के तहत। ये तो हुई डायनेमिक जीके की बात। अब स्टैटिक जीके के बारे में बात करें। राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है बेनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है अंशी राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद है कुद्रेमुख नेशनल पार्क। पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। आरआरबी में क्या होता है? आरआरबी में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ सकता, एसएससी में वही क्वेश्चन पूछता है जो ऊपर से इंपॉर्टेंट हो। लेकिन आरआरबी एनटीपीसी में अगर आप पुराने साल के क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर आप ये नई चीज़ देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन मोस्टली बनते आए हैं वही क्वेश्चन पूछेगा वो। कुछ क्वेश्चन आपको इतने टिपिकल लगेंगे कि उसके आंसर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो इसलिए आपको सारा का सारा पढ़ना है स्टैटिक जीके में, अभी आपके पास टाइम है। बांध मिलेगा आपको अलमाटी बांध, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलमाटी बांध। क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एनटीपीसी में। अगर आपको डाउट होता है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आए हैं तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको फोटो खींच के भेज सकता हूँ आरआरबी एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या होता है कि आप में से किसी को ये डाउट होता होगा कि आप नॉर्मल यूँ बता देते हैं कि आए हुए क्वेश्चन है, तो मैं वही क्वेश्चन बताता हूँ जो आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है। लगभग 2200 क्वेश्चन है जीके के, तो इसलिए मैंने उसकी पूरी की पूरी स्टडी करी है, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि इसमें कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए हम साथ के साथ उसको कवर भी करते चलते हैं कि अगर वो क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आ जाए तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अलमाटी बांध कहाँ है? कृष्णा नदी के ऊपर। इस चीज़ को आप याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा बांध वाले क्वेश्चन से आप याद रखें तुंगभद्रा बांध। तो तुंगभद्रा बांध किस पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बसवा सागर बांध जिसको नारायणपुर बांध भी बोलते हैं, ये किस नदी पर है? ये भी कृष्णा नदी पर है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखें। और फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के आम विभाग के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक राज्य के आम विभाग के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य भी बनाया गया है। तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा, इनका नाम याद रखें। ये क्वेश्चन भी आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। ये हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, गलती से भी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष से इनको कैलकुलेट ना करें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं थॉमस वाक या फिर थॉमस वाच, दोनों अलग हैं। ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ मिलेगा आपको? नई दिल्ली में। और जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय है वो मिलेगा आपको लोसाने, स्विट्जरलैंड में। ये दोनों के दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 1894 में स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और ओलंपिक के बारे में हम डिटेल में वीडियो में पढ़ेंगे, वहाँ से आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस आप एक चीज़ याद रखें कि 2020 में जो ओलंपिक होने वाला था वो कहाँ होने वाला था? टोक्यो, जापान में होने वाला था, जिसमें सद्भावना दूत
या फिर गुडविल एम्बेसडर कौन बने थे, सौरभ गांगुली बने थे। तो ये हुए फैक्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। अगर वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगा या फिर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें, आपके व्हाट्सअप, फेसबुक या फिर टेलीग्राम के जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर किया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन से सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।